सो प्रीवियस लेक्चर में लिविंग वर्ड के बारे में पढ़ा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, जो कि चैप्टर है फर्स्ट या फर्स्ट यूनिट है। उसमें कल हमने पढ़ा था कि लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। ठीक है, डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ लाइंस रिकॉल करता हूँ, जो भी चीज एक्सप्लेन करनी होगी उसको हम व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, कितना डाइवर्जन है लिविंग वर्ड के अंदर। ये कल भी बताया था कि एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल भी लिविंग है, ठीक है, और कोई हायर प्लांट जो कि 400 फीट के हैं, या ब्लू व्हेल जो कि 150 फीट तक साइज की भी होती है, ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, हायर ऑर्गेनिजम्स है। तो हाई डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब कितना डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनिजम्स वेरी करते हैं, इवन सारे प्लांट भी एक जैसे नहीं है। प्लांट में भी एल्गी है, ब्रायो है, टेरिडो है, कुछ फ्लावरिंग प्लांट है, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, किसी में सीड बनता है, किसी में सीड नहीं बनता। तो ये सारी चीजें कहलाती है डाइवर्सिटी। बेसिकली डाइवर्सिटी को हम टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। तो टेक्सोनॉमी क्या है ये भी आगे डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लुक अराउंड वी विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑफ कोर्स हम लार्ज वैरायटी देख सकते हैं, कुछ बिल्कुल छोटे हैं नैनोमीटर्स में। वेट, ओके, कुछ बहुत छोटे होते हैं, 200 to 300 नैनोमीटर, ठीक है, जैसे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जिनेटिलियम। देखिए ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो केवल और केवल 2 to 300 नैनोमीटर का है। ह्यूमन भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी रिपीट करो। नेम है माइकोप्लाज्मा जिनेटिलियम। द साइज ऑफ दिस microorganism is 200 to 300 nanometer. It is very very small. Similarly कुछ एल्गी हैं जो बहुत ज्यादा बड़े हैं, जैसे कि मैक्रोसिस्टिस, ठीक है, ये एक ब्राउन एल्गी है। इट रेंजेस जनरली अप टू 150 फीट। एक एल्गी भी 150 फीट तक की भी है, और मैक्सिमम एल्गी माइक्रोस्कोपिक भी है, ठीक है। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट जो यूकैरियोटिक एल्गी है वो है ऑस्ट्रियोकॉकस। अंडरलाइन करेंगे बॉटनिकल नेम। तो ये स्मॉलेस्ट एल्गी है, ये लार्जेस्ट एल्गी है मैक्रोसिस्टिस, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है, देखिए स्मॉलेस्ट भी है, लार्जेस्ट भी है। सिमिलरली मैं ट्रीज की बात करूं, हायर प्लांट्स की बात करूं, तो सिकोया प्लांट, सिकोया सेमीपर्वियंस, इन्हें रेड वुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। रेड वुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, कैले नहीं, कैलिफोर्निया। सिकोया सेमीपर्वियन, जिनको रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं, इनकी हाइट लगभग 400 फीट है। तो ये भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, 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 ठीक है। एक ग्रेट बैनियन ट्री है हमारे यहाँ कोलकाता में, बरगद को बैनियन बोलते हैं, फिकस बेंगालेंसिस। तो ग्रेट बैनियन ट्री जो है वो कोलकाता में है, ये कैलकाटा कह सकते हैं हम। ये अट्रैक्शन है वहां पर इंडियन बॉटनिकल गार्डन का। देखो इंडिया में बहुत से बॉटनिकल गार्डन हैं, जिसमें से 2 या 3 सबसे ज्यादा मेन है। उनमें भी 2 की अगर बात करें तो एक इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, दूसरा नेशनल बॉटनिकल गार्डन है। थोड़े से कंफ्यूजिंग नाम है ये। इंडियन बॉटनिकल गार्डन तो कलकत्ता में है, और नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है। तो जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है कलकत्ता वाला, उसके अंदर एक अट्रैक्शन है ग्रेट बैनियन ट्री। ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, और ये लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। इसको आप गूगल पर करके इसकी इमेज देखें, एक पूरा जंगल लगता है अपने आप में। तो ये कभी जो ओरिजिनल प्लांट रहा था उसके प्रोपेगेटेड रूट्स जर्मिनेट होते गए और नया बैनियन बनाते गए। तो ओरिजिनल प्लांट का जो मेन स्टेम था या ट्रंक था, वो तो एक थंडर स्टॉर्म या तूफान की वजह से क्या हो चुका, खराब हो चुका था। लेकिन उसका जो इसके जो क्लोन है एक तरह से, क्योंकि प्रोपेगेटेड रूट से जो नए प्लांट बन रहे हैं वो इसके क्लोन है, तो इसके क्लोनर वेरिएंट्स की वजह से एक पूरा जंगल सा डेवलप हो गया है। तो इन रियली इसको एक ऑर्गेनिज्म मानते हैं, ग्रेट बैनियन ट्री। तो ये भी एक बहुत वाइड या लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है।
अदर देन दैट इंडिविजुअल एंटिटी की बात करें यानी क्लोनल एंटिटी की बात ना करें तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी में रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया 400 फीट के होते हैं, ये भी बहुत लार्ज है। ब्लू व्हेल, ये भी एक मैमल है और ये भी जनरली 200 फीट तक होते हैं। तो कहने का मतलब एक डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। कितने भी एग्जांपल आप याद सकते हो, बहुत से एग्जांपल हैं, ठीक है, अलग अलग। तो ब्लू व्हेल है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, लार्जेस्ट एल्गी है, स्मॉलेस्ट एल्गी है, लार्जेस्ट प्लांट है। स्मॉलेस्ट प्लांट भी बता देता हूँ, वुल्फिया। वुल्फिया आपने सुना होगा, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ लिख देता हूँ, वुल्फिया स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। देखिए रेडवुड ट्री जो है ये जिम्नोस्पर्म है, यानी पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़े प्लांट है रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया या सिकुया। और पूरे प्लांट किंगडम में केवल एंजियोस्पर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट पूरा जो है कंप्लीट प्लांट किंगडम। एंजियोस्पर्म्स के अंदर स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट वुल्फिया है। क्योंकि पूरे प्लांट किंगडम की जब बात करेंगे ना तो उसमें तो फिर एल्गी भी आ जाती है और साइनोबैक्टीरिया भी आ सकते हैं, तो इसलिए स्मॉलेस्ट जो है वो फ्लावरिंग प्लांट नहीं करते हम। यहाँ फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो वुल्फिया होता है, जो मेनली फ्रेश वाटर सोर्सेज में पाया जाता है। कहीं आपने देखा होगा जहां पर स्टैंडिंग वाटर है, कोई पुराना झील है, कोई पुरानी तालाब है, तो उसके अंदर डक वीड लग जाते हैं, डक वीड, वो पेड़ जिनको डक खाती हैं। तो जनरली लेमना होता है या वॉल्फिया होता है वहां पे, तो वॉल्फिया जो है ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट है। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट जो होता है वो होता है यूकेलिप्टस सफेदा, जिसको हम बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा। सर ये जो आपने अभी अभी बोला एक बार रिपीट कर देंगे, आवाज कट गई बिल्कुल थी। बिल्कुल, मैं सारे एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट है वुल्फिया, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, और लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस सफेदा, जिसको बोलते हैं। ये जनरली 100 फीट तक होता है। लेकिन लार्जेस्ट प्लांट पूरे प्लांट किंगडम में वो होते हैं सिकोया, जो कि जिम्नोस्पर्म है। तो केवल एंजियोस्पर्म्स में लार्जेस्ट यूकेलिप्टस है, केवल एंजियोस्पर्म में स्मॉलेस्ट वुल्फिया है। पूरे प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट प्लांट सिकोया है। पूरे प्लांट किंगडम में स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो एल्गी भी है, प्लस साइनोबैक्टीरिया भी है, जैसे कि नॉस्टॉक। तो ये 4 चीजें हमें याद रखनी है। सो बेसिकली 3 तो प्लांट किंगडम के लिए। ऐसे ही और भी मैंने बहुत से ऑर्गेनिज्म बताए, जैसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा, ठीक है, मैमल लार्जेस्ट जो है वो ब्लू व्हेल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है केवल ये बताने के लिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। इंडिविजुअली तो आप कितने भी एग्जाम्पल किसी भी ऑर्गेनिज्म के याद रख सकते हैं। दिस ऑल इज द कंसर्न अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली रेफर्स टू द डाइवर्स नेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन इन अर्थ या ऑन अर्थ। तो सभी एक जैसे नहीं है, कुछ उड़ते हैं, कुछ नहीं उड़ते, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ नहीं रहते, कुछ लैंड पर रहते हैं, कुछ लैंड पर नहीं रहते, कुछ एयर में है, कुछ माइक्रोब्स हैं, कुछ सॉइल में, कुछ सॉइल के अबो है, कुछ सॉइल के बिलो हैं, कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में है, कुछ हाई टेम्परेचर में है, कुछ लो टेम्परेचर में है। तो सबका अपना अपना हैबिटाट है, सब बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। दिस थिंग इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। Look around, you will see a large variety of the living organism. That's what I have just discussed. B, they are potted plants, चाहे आपके गमले के पौधे हों, चाहे इंसेक्ट्स हों, बर्ड्स हों, पेट्स हों, कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट हो, आसपास बहुत कुछ है। कुदरत बहुत खूबसूरत है, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर्स को भी मिला दें, जैसे अब बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून है, तो सबको अच्छा लगता है, ठीक है। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेन्स भी अलग अलग कैटेगरी हैं, सबको अच्छे लगते हैं। So there are also several organisms that you can't see with your naked eye. ऐसे भी ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते, ऑफ कोर्स हम उनके बारे में जानते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। दे ऑल आर अराउंड अस। एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि कोरोना वायरस, सारस CoV-2, ये वायरस भी, ऐसे और भी बहुत से वायरस हैं, हजारों लाखों वायरस हमारे आसपास हैं। माइक्रोब्स बहुत सारे हैं, इस वक्त एयर में भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर भी हैं, कुछ एपिडर्मिस पर हैं, कुछ इंटरनल पार्ट्स में हैं। तो कहने का मतलब ऑर्गेनिजम्स की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। क्योंकि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए आपके गांव में कोई पॉन्ड है, वहां आपको एल्गी का ब्लूम दिखता है, एक चादर दिखती है एल्गी की, तो उसके अंदर एल्गल ब्लूम में बहुत छोटे छोटे एल्गी हैं, और इवन छोटे जितने हम देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक है। तो थाउजेंड्स में भी नहीं, हम कहेंगे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द एल्गी आर देयर इन अ सिंगल पॉन्ड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक है। सो इफ यू आर टू इंक्रीज द एरिया, अगर आप जितना बड़ा एरिया देखेंगे, मान लीजिए और कहीं आप एक्सप्लोर करने जाते हैं, तो उतने ही ज्यादा ऑर्गेनिजम्स और मिलेंगे। दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन, सिंस द रेंज एंड वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। अब मान लो हम केवल जो है एक ज़ेरोफिटिक एरिया में रहते हैं, सपोज आपका घर है किसी ज़ेरोफिटिक एरिया में,
तो वहां आपको पाइनस या वहां आपको ऐसे प्लांट जो मीजोफाइट हैं, ठीक है, या हाइड्रोफाइट है, वो नहीं दिखेंगे क्योंकि वहां पानी ही नहीं है। सो सिमिलरली ये कंसेप्ट है, जितना एरिया बढ़ता जाता है उतने ही ज्यादा ऑर्गेनिजम्स, उतने ही टाइप के ऑर्गेनिज्म हम देख पाते हैं। हमारे यहाँ चीड़ के पेड़ नहीं है, पाइनस नहीं है, हमारे यहाँ देवदार नहीं है, ठीक है, बट इंडिया के अपर रीजन्स में, जैसे हिमालयन रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में या नॉर्थ रीजन में इस तरह के प्लांट है। तो जितना ज्यादा एरिया एक्सप्लोर करेंगे उतने ही ज्यादा ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स दैट इज द रूल। सो ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, किसी बहुत घने जंगल में आप जाएं, यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सी, नंबर एंड काइंड आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड। द नंबर एंड काइंड, केवल नंबर ज्यादा हो जाने से बायोडाइवर्सिटी ज्यादा नहीं होती, ये पैरेलल रहती है, बट काइंड ज्यादा होने से बायोडाइवर्सिटी रिच होती है। सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है टाइप या वेरिएशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। मान लीजिए दो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट 1 एंड फॉरेस्ट 2। फॉरेस्ट 2 में मैंगो ट्रीज हैं 1 लाख, ठीक है, कुछ रोज ट्रीज हैं सपोज 10 लाख, एनिमल्स हैं सारे, एनिमल एक टाइप का लेता हूं, मान लीजिए वहां पर डॉग है, एक इमेजिनरी एग्जांपल है जस्ट, ठीक है, मान लीजिए 10,000 है। एक दूसरा फॉरेस्ट है फॉरेस्ट 1, इसमें रोज के प्लांट हैं 5, इसमें यूकलिप्टस हैं 10, केवल और केवल 10 नंबर, इसमें मैंगो है 1000 या मैंगो भी है 10, ठीक है, इसमें रैट है 5, इसमें लिजर्ड है 5, इसमें बैनियन है 5। तो ओवर एंड ऑल द नंबर इज वेरी 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 लेस इन द फॉरेस्ट 1 and the number is much larger in the forest 2, but it doesn't mean the biodiversity rich forest is forest 2। टाइप ऑफ स्पीसीज देखिए, यहां केवल 3 टाइप के स्पीसीज हैं फॉरेस्ट 2 में, जबकि वहां 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 टाइप के स्पीसीज हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं। सो द बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट इज द फॉरेस्ट 1। तो बायोडाइवर्सिटी रिच होने का मतलब जहां मैक्सिमम टाइप ऑफ या मैक्सिमम वेरिएशंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएं, वो उतना ही बायोडाइवर्सिटी रिच होता है। नंबर से इसका कोई कंसर्न नहीं है। ओके, सो वी वर देयर। Each different kind of the plant, animal or organism that you see represents a species। तो वहां पर जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म देखे, जैसे कहीं भी आप फॉरेस्ट में जाते हैं या आसपास जो भी आपका एरिया है, वहां जितने भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देते हैं वो सब स्पीसीज हैं। ये रैंक भी हम पढ़ेंगे, स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है। स्पीसीज एक लोवेस्ट रैंक होता है। देखो कोई एक सिंगल इंडिविजुअल है, उसी के जैसा एक दूसरा इंडिविजुअल है, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन। अब हर एक इंडिविजुअल अपने जैसे इंडिविजुअल के साथ इनब्रीड भी कर रहा है, ठीक है, इनके एंसेस्टर भी कॉमन है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो एक ही स्पीसीज में इनको बनाते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर एक स्पीसीज बनाएंगे। ओके, स्पीसीज। सो द कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स व्हिच कैन इनब्रीड अमंग देमसेल्व्स, जो आपस में इनब्रीडिंग करते हैं, जिनके एंसेस्टर्स कॉमन है, इस तरह के इंडिविजुअल्स का ग्रुप स्पीसीज कहलाता है। द ग्रुप ऑफ द सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स which are inbreeding among themselves, आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, नए प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनके पूर्वज भी सिमिलर थे, वो एक स्पीसीज है। बहुत सारी स्पीसीज मिलकर, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर तो स्पीसीज बना रहे हैं। अब मानो ये तो स्पीसीज 1 है, ठीक है, और ये दूसरी स्पीसीज है कोई स्पीसीज 2। बहुत सारे स्पीसीज मिलकर, एटलीस्ट 2 या उससे भी ज्यादा मिलकर एक कॉमन जीनस बनाते हैं। जीनस, तो जीनस एक बड़ा यूनिट है, स्पीसीज एक छोटा यूनिट है। जीनस के अंदर केवल एक स्पीसीज भी हो सकती है, या जीनस के अंदर 2 3 4 या उससे भी ज्यादा टाइप ऑफ स्पीसीज हो सकते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन द कैटेगरी, सो डोंट वरी। यहां पर केवल एक मैंने बेसिक डेफिनेशन बताया स्पीसीज का। सो वहां पर अलग अलग स्पीसीज मिलेंगे। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नॉन, अभी तक जितने भी नॉन है और जिनकी रेंज डिस्क्राइब की गई है, वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। अराउंड 17 to 18 लाख स्पीसीज जो है आज तक अर्थ पर डिस्कवर की गई हैं, plant as well as the animals or the other type of organism। So this refers to the biodiversity। As I have told you earlier, biodiversity का मतलब है कितना diversification है, कितने type of organisms है। The number is not having accountability directly, so that this refers to the biodiversity, that how many types of the organisms are there on the earth, or the number and type of the organism present on the
earth. So number is a secondary character. The basic character for the biodiversity is the type of organism, because as I have told you earlier, जितने ज्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे उतनी ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हाई होगी. So we should remember here that as we explore the new areas and even the old ones, the new organisms are continually being identified. जितना हम और ऑर्गेनिज्म जो है एरिया आइडेंटिफाई करते जाएंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे, उतने ही ऑर्गेनिज्म हमें मिलेंगे. मान लीजिए कोई ओशन है, ओशन में हम मैक्सिमम सपोज 200 मीटर तक एक्सप्लोर कर पाए तो हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चला, और डीप गए तो हमें और ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चला. तो ओशंस सच डीप, इतने ज्यादा गहरे हैं कि मैक्सिमम गहराई तक तो हम जा ही नहीं पाए हैं, तो हमें क्या पता कि वहां कोई ऑर्गेनिज्म है या नहीं है. ठीक है, तो जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे, हो सकता है ऐसे एरियाज हैं जहां तक अभी हमारी रीच ही नहीं है, तो वहां रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें नहीं पता. और एक ऐसा आइडिया है कि अभी तो हमें अर्थ पर पाए जाने वाले 5% ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी नहीं पता. ठीक है, यानी बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं which are still unknown for us. So this is a overview or a paragraph which basically explore about the biodiversity. डाइवर्सिटी किसी भी चीज की हो सकती है, मानो पकवान है या कपड़े हैं, हर किसी में डाइवर्सिटी है, बट बायोडाइवर्सिटी बेसिकली refers to the living organisms diversity, that how many types of the plant, animal, microorganisms or anything which we call the organism or the living thing is how much diverse. This is called the biodiversity. Okay, so as stated earlier, there are millions of the plants, 1.7 to 1.8 million है, तो उसमें plant भी animals है in the world. We know the plants and animals in our own area by their local name. अब देखिए सबका अपना अपना लोकल एरिया है, कोई तमिलनाडु से है, कोई हिमाचल से है, कोई हरियाणा से है, कोई हो सकता है दूसरे कंट्रीज से हैं, तो सबके अपने अपने एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स को हम लोकल नेम से पुकारते हैं. ठीक है, जैसे प्रोसोपस एक प्लांट है जिसको जाटी हम कहते हैं हरियाणा में, जाटी. उसको खेजड़ी कहते हैं राजस्थान में, और वो दुबई का भी प्लांट है, दुबई में भी पाया जाता है इवन, तो वहां उसको कुछ और लोकल नेम से पुकारते होंगे. ये कल के लेक्चर में भी मैंने कंसेप्ट बताया था कि लोकल नेम अलग अलग होते हैं. ठीक है, लोकल नेम को हम कहते हैं वर्नैकुलर नेम. ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर सकते हो आप, वर्नैकुलर नेम और द लोकल नेम. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के, नॉट इवन प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वर्नैकुलर नेम वैरी करता है उसके प्लेस के अकॉर्डिंग. जैसे मैंने कल पोटैटो के लिए बताया था, पोटैटो को हम आलू कहते हैं, बंगाल में बटाटा कहते हैं, कहीं पोटैटो कहते हैं, या हो सकता है कहीं पर कुछ और कहते हो. तो ये अलग अलग नाम है. अब मान लीजिए मैं किसी प्लांट पर रिसर्च कर रहा हूं, सपोज आई एम वर्किंग ऑन दी आलू प्लांट और द पोटैटो प्लांट. ओके, सो अगर मैं अपने वर्क को, रिसर्च को कहीं दूसरी कंट्री में जाकर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मैं किस प्लांट पर वर्क कर रहा हूं. मैं वहां जाके कहूंगा मैं तो आलू पे वर्क कर रहा हूं. व्हाट दे नो दैट व्हाट इज आलू. सो देयर इज अ नीड ऑफ वन कॉमन नेम which can be accepted throughout the globe. इसे बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन, यूनिवर्सल हो, जो हर एक प्लांट का ऐसा नाम जरूर हो जिसको यहां भी हरियाणा में भी वही बोलें, तमिलनाडु में भी वही बोलें, दुबई में भी वही बोलें, या और कंट्री जितने भी, यूएसए में, रशिया में, चाइना में, सब कहीं उसको एक ही नाम से एक्सेप्ट किया जाए. तो इसके लिए साइंटिफिक नेम्स डेवलप किए गए. साइंटिफिक नेम्स कुछ के रखे गए साइंटिस्ट के द्वारा, कुछ जैसे जैसे डिस्कवर होते गए उनके साइंटिफिक नेम बनाए गए. तो साइंटिफिक नेम या नेमिंग देना कहलाता है नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर. सो यहाँ 3 वर्ड हैं. वर्नैकुलर नेम का मतलब लोकल नेम, हर एक चीज का अलग अलग नाम है. हम प्याज बोलते हैं, कोई कांदा बोलता है महाराष्ट्र साइड, तो उससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा प्लांट है एक कॉमन पर्टिकुलर प्लेस पर, प्लेटफॉर्म पर. तो यूनिवर्सल नाम की जरूरत थी. उन यूनिवर्सल नेम्स को हम साइंटिफिक नेम्स कहते हैं, जो थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द अर्थ सेम रहेंगे. रशिया में भी आलू का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम रहेगा, चाइना में भी सोलेनम ट्यूबरोसम रहेगा, यूएसए में भी सोलेनम ट्यूबरोसम रहेगा, हमारे यहाँ भी सोलेनम ट्यूबरोसम रहेगा. तो साइंटिफिक नेम्स देना कहलाता है नॉमेनक्लेचर या नेमिंग. अब नॉमेनक्लेचर के लिए गवर्निंग बॉडीज अलग अलग होते हैं. जो नाम देते हैं ना, वो एजेंसीज, वो सरकारी एजेंसीज या वो गवर्निंग बॉडीज अलग अलग हो सकते हैं. प्लांट के लिए अलग है, एनिमल के लिए अलग है, वायरस के लिए अलग है. तो ये बेसिकली सिस्टम कहलाता है नॉमेनक्लेचर. साइंटिफिक नेम,
वर्नैकुलर नेम एंड नॉमेनक्लेचर क्या है ये क्लियर होना चाहिए। मैं कुछ एजेंसीज आपको बता देता हूं जो गवर्न करती है नेमिंग को। प्लांट्स की नेमिंग गवर्न करता है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। प्लांट्स की नेमिंग करता है ICBN। हालांकि बिल्कुल अपडेटेड अगर मैं इसका नाम बताऊं आपको तो 2011 के बाद इसको ICN बोलते हैं अब, ICBN को। कभी कभी एग्जाम में ICBN ही आ जाता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ICN एक्चुअली इसका नाम है अब, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। अब इसका अपडेटेड नाम ये है, ठीक है, इसका अपडेटेड नेम ये है किसका, ICBN का। तो प्लांट्स की नेमिंग करता है ICBN, ठीक है। कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए अलग नेमिंग है, ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर, CP का मतलब कल्टीवेटेड प्लांट्स। जूलॉजी में ICZN होता है, यानी एनिमल्स की नेमिंग ICZN करता है। नेमिंग का मतलब है नॉमेनक्लेचर, तो ये वही हो जाएगा जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। बैक्टीरिया के लिए BC होता है, बैक्टीरियोलॉजिकल कोड। मानो आज कोई नया बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया तो उसकी नेमिंग ICBN नहीं करेगा, उसकी नेमिंग ICZN नहीं करेगा, उसकी नेमिंग बैक्टीरियोलॉजिकल कोड या BC करेगा, ठीक है। इसी तरह से वायरस के लिए भी अलग गवर्निंग बॉडी है, ICVCN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अब देखिए, नॉमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग करना। नेमिंग भी टेक्सोनॉमी का एक आर्ट है, एक स्टेप है कि भाई आप पहले प्लांट को मान लीजिए आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो या तो उसका नेम ऑलरेडी है, नहीं है तो आप उसका नाम रखिए, और एक ऐसा नाम रखिए जो थ्रू आउट द ग्लोब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाए, ताकि एक यूनिवर्सल पैटर्न हो। मैं किस काम पर प्लांट पर रिसर्च कर रहा हूं वो मैं रशिया में जाके भी रिप्रेजेंट कर पाऊं, क्योंकि अगर लोकल नेम होते ना तो चीजें बहुत मिसलीडिंग होती, कंफ्यूजिंग होती, इसलिए नॉमेनक्लेचर एजेंसीज बनाई गई। तो ये कुछ गवर्निंग बॉडी है जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ये इनके फुल फॉर्म है, जो शॉर्ट फॉर्म में एब्रिवेटेड फॉर्म में पूछे जा सकते हैं कौन नेमिंग करता है। तो प्लांट्स के लिए अपडेटेड है 2011 के बाद ICN, पहले ICBN बोलते थे, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट। तो एल्गी के भी, हालांकि एल्गी प्लांट किंगडम का ही पार्ट है, फंगस के भी और प्लांट का नाम ICBN रखती है, ठीक है। क्यों यूनिवर्सल नेम की जरूरत थी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वो एक्सेप्टेड होनी चाहिए। मैं आपको लैंग्वेज और बता देता हूं कौन सी लैंग्वेज चूज करी जाती है। इंग्लिश नो डाउट यूनिवर्सल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी काफी सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो अपने लोकल लैंग्वेज को भी प्रेफर करते हैं, ठीक है, बजाय इंग्लिश के। तो लैंग्वेज जो चूज की गई नेमिंग के लिए वो चूज की गई लैटिन, यानी साइंटिफिक नेम्स लैटिन में होते हैं, चाहे बैक्टीरिया के हो, चाहे वायरस के हो, चाहे प्लांट के हो, किसी के भी हो। लैटिन में नहीं है तो उन्हें लैटिनाइज्ड किया जाता है, या तो लैटिन भाषा के ही है। अगर नहीं भी है, मान लीजिए मैंने आज कोई प्लांट खोजा और उसकी स्पीसीज मैंने लिख दी, माय नेम इज गौर, माय सरनेम इज गौर, मैंने स्पीसीज लिख दी गौर, तो गौर लैटिन वर्ड नहीं है, तो गौर का लैटिनाइजेशन किया जाएगा। मानो लैटिनाइजेशन में ये बन गया गौरिया, तो गौरिया स्पीसीज का नाम रख दिया जाएगा। तो या तो लैटिन में होते हैं या उन्हें लैटिनाइज्ड किया जाता है। अब लैटिन क्यों चूज की गई, because Latin is a dead language. It is not subject to any change, not subject to any change. Dead language का मतलब है इसके अंदर अब कोई चेंज नहीं आता, प्लेस टू प्लेस कोई वेरिएशन नहीं है। इट इज अ डेड लैंग्वेज, पहले चलती थी, ठीक है, ग्रीक टाइम में लैटिन लैंग्वेज चलती थी। दैट इज व्हाई द लैटिन लैंग्वेज वाज चूज्ड फॉर द नेमिंग ऑफ plants, animals and the other kind of the microorganisms or the organisms. So Latin के अंदर जो है नाम लिखे जाते हैं, this is the nomenclature. So there are millions of the plants,
We know the plants and animals in on area by their local name. मैंने बताया local name क्या है, vernacular name. These local names would vary from place to place. बिल्कुल vary करेंगे. State to state vary कर जाते हैं, country to country vary करते हैं. Even within a country, probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find any ways means to talk to each other. तो ये वही कंसेप्ट है जो अभी मैंने समझा दिया कि अगर नहीं होगा एक यूनिवर्सल पैटर्न तो हम बात भी नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से. सो टू रेफर टू ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट. तो हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, मैं आलू पर रिसर्च कर रहा हूं, ये मैं कैसे समझाऊं उसको अगर एक यूनिवर्सल नेम नहीं है. यही नीड था किसके लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए. तो यही बात आगे कही गई है. हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज. स्टैंडर्डाइज का मतलब यूनिवर्सलाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. हर एक ऑर्गेनिज्म का एटलीस्ट एक ऐसा नाम जरूर हो जिससे उसको सारे जगत में, सारे विश्व में पहचाना जाए, यूनिवर्सल नेम हो. So this process is called nomenclature. So I think there is no need to explain now this point as I had explained it earlier. इसको nomenclature कहते हैं. Obviously, the nomenclature or the naming is only possible when the organism is described correctly. ठीक है. अब आप नेमिंग कब कर पाएंगे, जब उसको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं. आइडेंटिफाई एज वेल एज उसको डिस्क्राइब कर चुके हैं. डिस्क्राइब का मतलब डिस्क्रिप्शन. यहां मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, एक आइडेंटिफिकेशन, दूसरा डिस्क्रिप्शन. सो सी ऑब्वियसली द नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल. नेमिंग कब पॉसिबल है, जब ये दो स्टेप ऑलरेडी हमारे पास हो, हमारे पास उसका डिस्क्रिप्शन हो और हमारे पास उसका आइडेंटिफिकेशन हो. ये दोनों स्टेप एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. पहले डिस्क्रिप्शन लिख के आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, या आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका तो डिस्क्रिप्शन लिखा जा सकता है. देखिए क्या मतलब है दोनों का. मान लीजिए कोई एक अननोन प्लांट है, इसका सीधा नाम नहीं लिख दिया जाएगा. मानो ये कोई डायकॉट प्लांट है, ठीक है, और आपने डिस्कवर किया, इसका नेम देना है. तो पहले क्या होगा, पहले आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे. इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने के लिए हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं जो आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे. जैसे हर्बेरियम, जैसे कोई एक्सपर्ट, जैसे गूगल, जैसे कोई बुक, जैसे कोई मैनुअल, जैसे कोई फ्लोरा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, डोंट वरी. तो आइडेंटिफिकेशन टूल हम यूज करेंगे, तब हमें पता चला कि ये प्लांट ये है. अच्छा, नहीं आइडेंटिफाई हुआ, आप अपने टीचर के पास जाएंगे तो आप पेड़ थोड़ी उखाड़ कर ले जाएंगे. आप क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन लिख कर लेकर जाएंगे. डिस्क्रिप्शन हमेशा सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा जाता है. सेमी टेक्निकल लैंग्वेज, ठीक है. सेमी टेक्निकल लैंग्वेज का मतलब देखिए, ऐसा नहीं लिखेंगे कि सर आई हैव वॉच्ड अ ट्री, द ट्री इज हैविंग दिस काइंड ऑफ द फ्लावर्स, द पेटल्स वर लाइक दिस, देयर वर 5 पेटल्स, ऑल द पेटल्स वर नॉट अटैच्ड विद ईच अदर. ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा. सेमी टेक्निकल लैंग्वेज लिख दी जाती है. मानो एक फ्रेज है कि ओवरी इज इनफीरियर, तो इतना बड़ा शब्द नहीं लिखेंगे हम, ठीक है. हम सीधा लिख देंगे एपिगाइनस. एपिगाइनस इसका सेमी टेक्निकल वर्ड है. किस चीज का, ओवरी इनफीरियर होने का, ठीक है. मानो मैं कहता हूं कि पेटल्स आपस में अलग अलग हैं. ये कोई फ्लावर मानो आपने देखा इस प्लांट का, इसके पेटल्स जो थे वो जुड़े हुए नहीं थे. तो आप ये नहीं लिखेंगे कि सर पेटल्स वर फ्री, आप क्या लिख देंगे, पॉली पेटलस. तो पॉली पेटलस वर्ड अपने आप में एक डिस्क्रिप्शन है जो बताता है कि हाँ पेटल्स फ्री थे. तो कहने का मतलब जब हम नेमिंग करते हैं उससे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन जरूरी है और उसका डिस्क्रिप्शन, उसको डिस्क्राइब करना जरूरी है. डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे मेरे पास आप लाओगे तो मैं डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ही तो बताऊंगा कि बेटा ये तो वो प्लांट है, ठीक है. या आप उसको डायरेक्ट भी आइडेंटिफाई करते हो. तो ये स्टेप्स तो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन नेमिंग करने से पहले आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो यही कहता है ये पॉइंट कि ऑब्वियसली द नॉमेनक्लेचर एंड द नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू. हमने किसको क्या नाम दिया है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है. तो दिस इज आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन क्या है मैंने आपको बता दिया, उसकी पहचान करना. अब वो अलग अलग बेसिस पर है. सब एक्सपर्ट्स को पता होता है क्या कैरेक्टर, नहीं है तो किताब से देख लेंगे. भाई मैं आपसे कहूँ कि डायकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंशिएट करिए, तो आप या तो गूगल कर लेंगे या किसी बुक में पढ़ेंगे सर क्या डिफरेंस है दोनों में. फिर आप अपने अननोन प्लांट को देखेंगे कि क्या इसके कैरेक्टर डायकॉट से मैच कर रहे हैं या मोनोकॉट से. मानो इसके अंदर आपने लीफ में पैरेलल वेनेशन देख ली और आपने बुक में पढ़ा कि डायकॉट में तो रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है, और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन है, तो आप कहेंगे कि सर हाँ ये मोनोकॉट प्लांट है. तो ये कहलाता है आइडेंटिफिकेशन. ओके, सो आगे डिस्कस करते हैं. So in order to facilitate the study, the number of scientists have established
the procedures to assign a scientific name to each non-organism। तो स्टडी कर सके, इंटरेक्शंस पढ़ सके ऑर्गेनिजम्स का, बायोलॉजी को और एडवांस बना सके, इस चीज के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने एक कॉमन साइंटिफिक नेम के ऊपर काम किया। दिस इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। भाई अच्छी बात है, सभी ने एक्सेप्ट भी किया कि भाई कॉमन नेम रख लेते हैं, ठीक है। सो फॉर प्लांट्स द साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। देखो हर एक एजेंसी, मैंने अभी एजेंसीज बताई थी कुछ, जैसे ICBN, ICZN, सबके अपने रूल हैं, सबके अपने क्राइटेरिया हैं। मैक्सिमम क्राइटेरिया हो सकता है कॉमन हो, लेकिन कुछ यूनिक भी हैं, यानी ICBN और ICZN का नेमिंग, प्लांट और एनिमल्स का नेमिंग अलग अलग रूल्स भी हैं, मैक्सिमम कॉमन है। तो इन्होंने कहा है कि विच आर द फॉर प्लांट्स द साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड द क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो कहने का मतलब है प्लांट्स की नेमिंग ICBN करता है, अपडेटेड नाम क्या है ICN। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल से बता भी देता हूं डिफरेंस क्या है। देखिए एक चीज होती है टोटोनिम। टोटोनिम जूलॉजी में तो अलाउड है, बट बॉटनी में अलाउड नहीं है, ठीक है। अब नियम जो है नेम लिखने के, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अभी बताऊंगा बाइनोमियल क्या है। बाइनोमियल में दो चीजें होती हैं, एक जीनस और एक स्पीसीज। जीनस बड़ी चीज है तो पहले आती है, अभी टोटो क्या कह रहे हैं हम? देखिए जीनस होता है और स्पीसीज, जीनस बड़ा रैंक है, स्पीसीज छोटा है, तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है, बाइनोमियल। ठीक है, नॉट बाइनोमियल। जिसमें दो नेम है, बाइनोमियल, नोमियल का मतलब नेम, इसमें दो नेम है, एक जीनस का नेम, एक स्पीसीज का नेम, ठीक है। जैसे प्लांट है रोजा इंडिका, तो इंडिका स्पीसीज है, रोजा जीनस है। जीनस का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, यह भी रूल में रिपीट करूंगा यही चीज में, और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल लिखते हैं, ठीक है। कैरोलस लिनस, सर कैरोलस लिनस साइंटिस्ट हुए, LINNAEOUS, इनको लिन डॉट भी लिखते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनमी, ये सारी चीजें, ठीक है, नेमिंग करना, आइडेंटिफाई करना, इन सबको टेक्सोनमी कहते हैं। इनके फादर थे कैरोलस लिनस, 1753 में उन्होंने अपनी बुक में नाम दिए थे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स एक टाइम पर इन्होंने ही नेम किए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ टेक्सोनमी कहते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी वाज सर कैरोलस लिनस, या लिन डॉट, लिन लिखते हैं इनको। तो उन्होंने बताया था ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, दो नाम वाला नेमिंग सिस्टम। अब टोटोनिम क्या है? टोटोनिम में दोनों नाम सेम हो सकते हैं, जैसे कि नाजा नाजा। ऐसे नेम आपको जूलॉजी में देखने को मिल जाएंगे, ऐसे नेम आपको बॉटनी में देखने को नहीं मिलेंगे। तो टोटोनिम का मतलब है जहां जीनस और स्पीसीज का एपिथेट या नेम सेम हो। नाजा भी जीनस है और नाजा स्पीसीज है। प्लांट में ऐसा कभी नहीं होता कि रोजा रोजा, मैंजीफेरा मैंजीफेरा, ठीक है, या सोलेनम सोलेनम, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। सो टोटोनिम्स आर नॉट अलाउड इन ICBN, whereas the zoology have allowed the totonyms। तो अलग अलग नियम है, अलग अलग प्रिंसिपल है, मैक्सिमम प्रिंसिपल या रूल्स कॉमन है ऑल्दो 90% तक भी, लेकिन कुछ वेरी भी कर सकते हैं, जैसे कि टोटोनिम्स वेरी करता है, जो कि जूलॉजी में अलाउड है, बॉटनी में अलाउड नहीं है। जीनस और स्पीसीज का एक ही नाम होना। तो आगे डिस्कस करते हैं। तो यहां बताया गया गवर्निंग बॉडीज ICBN है, ठीक है। तो आप पूछ रहे हाउ एनिमल्स आर नेम्ड। So animal taxonomists have evolved the International Code of Zoological Nomenclature, ICZN, इसके बारे में बता चुका हूं। The scientific names ensure that each organism have only one name. Description, description मैंने बताया था क्या होता है, किसी की व्याख्या, और वो एक टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी जाती है। Of any organism should enable the people any part of the world to arrive at the same name, क्योंकि साइंटिफिक नेम उसको एक ही चीज पर ले आता है। सोलेनम ट्यूबरोसम जैसे ही कहा जाएगा ग्रीक लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, तो वहां अपने आप जो है क्या होगा, उसी को समझ पाएंगे जो वो है। यूनिवर्सलाइजेशन के लिए ही साइंटिफिक नेम की जरूरत थी। सो दे आल्सो एंश्योर टू सच अ नेम दैट हैज बीन नॉट यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। एक प्लांट या एक ऑर्गेनिज्म का एक ही करेक्ट नाम होता है, ठीक है, और एटलीस्ट एक करेक्ट नाम तो होना भी चाहिए,
ठीक है, और किसी और ऑर्गेनिज्म के उसको यूज भी नहीं कर सकते, यानी वही नाम किसी और ऑर्गेनिज्म को भी हम नहीं दे सकते, फिर तो दोबारा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म का एक करेक्ट नेम होता है।